हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पश्चिम का मरुस्थल यानी कि डेजर्ट ऑफ द वेस्ट। अब जब हम वेस्ट की बात करते हैं और हम डेजर्ट की बात कर रहे हैं तो जो सबसे पहला नाम हमारे दिमाग में आएगा वो है आपका रेगिस्तान। और आज हम पढ़ने वाले हैं रेगिस्तान के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में हमारी एक्सपर्ट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट विद आवर एक्सपर्ट। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो आज आपकी समाज की कक्षा में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका अध्याय नंबर 4 और आपके अध्याय नंबर 4 का नाम है पश्चिम का मरुस्थल यानी डेजर्ट ऑफ द वेस्ट। तो चलिए इस अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, उत्तरी मैदान के दक्षिण पश्चिम में एक विशाल मरुस्थल है। तो बच्चों अभी अभी हम लोगों ने हमारी पिछली कक्षा में पढ़ा था उत्तर का मैदानी क्षेत्र। तो बच्चों उसी मैदानी क्षेत्र के उसी मैदानी क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम के हिस्से में एक बहुत ही बड़ा रेगिस्तान है यानी बहुत ही बड़ा मरुस्थल का भी हिस्सा हमारे भारत देश में आता है। यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई पड़ती है और इतना बड़ा विशाल मरुस्थल है कि दूर दूर तक कहीं भी आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको रेत ही रेत दिखाई देगी। इसे भारतीय मरुस्थल कहा जाता है और इसका नाम है भारतीय मरुस्थल। यह मरुस्थल अरावली की पहाड़ियों से लेकर पाकिस्तान की सीमा तक फैला हुआ है और इसका फैलाव कहाँ है? अरावली की पहाड़ियों से होते हुए पाकिस्तान तक इसका फैलाव है। भारतीय मरुस्थल राजस्थान राज्य में स्थित है और ये हमारा जो भारत का मरुस्थल है ये हमारे राजस्थान राज्य में स्थित है। इसे थार का मरुस्थल कहते हैं, ठीक है, और इसे हम लोग थार का मरुस्थल भी कहते हैं। यह मरुस्थल लगभग 500 किलोमीटर लंबा और 100 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक चौड़ाई है, इसकी लंबाई चौड़ाई है। इस क्षेत्र में वर्षा इतनी कम होती है कि खेती आसानी से नहीं की जा सकती तथा यहाँ केवल कटीले पेड़ एवं झाड़ियां ही उग पाती हैं। यहाँ पे बच्चों वर्षा बहुत कम होती है, इसीलिए यहाँ पे खेती आसानी से नहीं हो सकती है। तो बच्चों देखिए बारी ये आती है कि हमारे राजस्थान में यानी हमारे मरुस्थल वाले हिस्से में क्यों इतनी कम वर्षा होती है। तो देखिए राजस्थान में वर्षा कम होने के दो कारण हैं। तो पहला कारण यह है बच्चों, वर्षा वाहिनी पवनें जो बंगाल की खाड़ी से चलती हैं सबसे पहले भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में भारी वर्षा करती हैं और जैसे जैसे उत्तरी मैदान में पश्चिम की ओर जाती हैं वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। राजस्थान तक पहुंचते पहुंचते इन पवनों द्वारा बहुत कम वर्षा हो पाती है। तो बच्चों देखिए इसका सबसे पहला वजह यह है कि जो पवन मतलब जो हवाएं चलती हैं जो अपने साथ वर्षा को लेकर आती हैं, वो हवाएं जो अपने साथ बारिश को लेकर आती हैं, ऐसी हवाएं कि बंगाल की खाड़ी से उठती हैं और ये हवाएं अपने साथ बारिश लेके आती हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे बच्चों ये आगे बढ़ती चली जाती हैं तो इनके वर्षा करने की रफ्तार भी धीरे धीरे कम होती चली जाती है और राजस्थान तक आते आते क्या होता है, वर्षा बहुत कम रह जाती है इन हवाओं में, ठीक है। तो पहला आपका ये वजह है। दूसरा है अरावली की पहाड़ियां भी वर्षा वाहिनी पवनों को रोकती हैं और दूसरा बच्चों राजस्थान आपके अरावली की पहाड़ियों पर स्थित है। अब अरावली की पहाड़ियां काम करती हैं इन पवनों को जो वर्षा अपने साथ लेके आ रही है इन्हें रोकने का। तो ये दो वजह है जिसकी वजह से राजस्थान में इतनी कम वर्षा होती है, ठीक है बच्चों। अब देखिए आगे क्या है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में दिन में बहुत गर्मी होती है और धूल भरी आंधियां चलती हैं जिन्हें लू कहते हैं। तो बच्चों ग्रीष्म ऋतु के समय में गर्मियों में दोपहर के समय में बच्चों यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और गर्म हवाएं चलती है जिन्हें हम लू कहते हैं। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती है। मरुस्थल में वनस्पति के अभाव के कारण तेज हवाएं चलती हैं जो अपने अपने साथ रेत उड़ाकर ले जाती है और जब इनकी गति धीमी हो जाती है तो यह रेत एक स्थान पर जमा होती रहती है। तो देखिए बच्चों मरुस्थल में वनस्पति का अभाव है तो इसी कारण जो तेज हवाएं यहाँ पे चलती है वो अपने साथ रेत को उड़ा के लेके चली जाती है, ठीक है। और बच्चों जब इन हवाओं की गति धीरे पड़ती जाती है तो ये रेत को एक जगह पे क्या करते हैं, रखते चले जाते हैं, ठीक है, जिससे रेत के बड़े बड़े टीले बन जाते हैं और जिनकी वजह से क्या होता है, रेत के बड़े बड़े टीला जैसे हमारे रेगिस्तान में आकृतियां बन जाती हैं जिन पर चलना कठिन हो जाता है। इन्हें रेत के डिब्बे सैंड ड्यून्स कहा जाता है और बच्चों इन रेत के टीलों पर जिन्हें हम सैंड ड्यून्स कहते हैं इन पर चलना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये बच्चों देखिए ये है आपका हमारे इंडिया का रेगिस्तान, ठीक है। ये है देखिए ये जो हिस्सा आप देख रहे हो ये हमारे इंडिया का रेगिस्तान है पूरा, ठीक है। ये देखिए आप लोग, ठीक है, ये हमारे भारत देश का क्या है, रेगिस्तानी वाला हिस्सा है, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं क्या है।
मरुस्थल में ऊंट ही एक ऐसा पशु है जो आसानी से रह सकता है। इसके निम्न कारण है। बच्चों हमारे भारत देश में जो हमारा रेगिस्तान वाला हिस्सा है, यहाँ पे एकमात्र ऊंट ऐसा प्राणी है जो यहाँ पे रह सकता है। और इसके कुछ निम्नलिखित कारण है क्यों ऊंट यहाँ पे रह सकते हैं। तो बच्चों देखिए, ऊंट इस कारण रह सकते हैं, ऊंट रेत में आसानी से चल सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, ऊंट के जो पैर होते हैं ना, ये ऐसे बने होते हैं, इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि रेत पे आसानी से चल सकते हैं। दूसरा है, ऊंट बिना पानी के कई दिनों तक रह सकता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, पानी के बिना ये कई कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों कौन सी और वजह है, देखिए ऊंट की दो पलकें होती हैं। ऊंट रेतीली आंधियों के समय अपनी ऊपरी पलकों को बंद कर लेता है और दूसरी पलकों से देख सकता है, जिससे धूल के कण उसकी आंखों में नहीं जा पाते। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हमारा जीव ये ऊंट, इसकी दो पलकें होती हैं। तो जब धूल भरी आंधियां चलती हैं तो ये अपने ऊपरी पलक को ये बंद कर लेता है। ठीक है, और दूसरे पलक से ये देखता है, जिसके कारण इसकी आंखों में धूल नहीं जा पाता। ठीक है, फिर बच्चों देखिए, ऊंट कटीली झाड़ियों के पत्ते खाकर जीवित रह सकता है। कटीली झाड़ियां उगती हैं तो ये उनको खा के भी जीवित रह सकता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर एक जानने योग्य तथ्य दिया है, देख लीजिए क्या है। राजस्थान में जल बहुत कीमती है। महिलाएं जब जल लेने जाती हैं तो वो लोकगीत गाती हैं। ये पनिहारी संगीत के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों राजस्थान में हमारा रेगिस्तान है, इसीलिए यहाँ के लोगों को पानी की बहुत ज्यादा कीमत है। ठीक है, तो जब यहाँ पे औरतें पानी लेने जाती है तो वो एक विशेष प्रकार का संगीत गुनगुनाते हुए जाती है, जिसको कहा जाता है पनिहारी संगीत। ठीक है, चलिए इसके अलावा देखिए, इसकी इन्हीं उपयोगिताओं के कारण ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। इसीलिए बच्चों, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, हमारे ऊंट को। इस मरुस्थल में केवल एक छोटी सी नदी लूनी है जो कभी कभी पूरी तरह से सूख जाती है। अब रेगिस्तान वाले हिस्से में बच्चों लूनी नामक एक नदी बहती है जो गर्मी में कभी कभी क्या होता है, सूख भी जाती है। मरुस्थल की एक विशेषता यह होती है कि दिन कभी कभी बहुत गर्म होते हैं परंतु रातें सुहावनी होती है। अब देखिए, रेगिस्तान का मतलब ये सिर्फ गर्मी ही गर्मी नहीं, यहाँ पे दिन के समय आपको गर्मी जरूर मिलेगी, रात में यहाँ पे ठंडी भी होती है। ठीक है, इसका कारण यह है कि दिन में सूर्य के प्रकाश में रेत बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, रात में बहुत जल्दी ये ठंडी हो जाती है। तो क्यों ऐसा क्या कारण है, तो बच्चों इसका कारण यह है, इसका मुख्यतः एक ही कारण है कि सूरज की किरणों की वजह से रेत बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, तो रात में उतनी जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं, इसलिए वहां पर ठंडी रहती है रात में। ठीक है, अब देखिए, हमारी सरकार पश्चिमी मरुस्थल को एक उपजाऊ भूमि बनाने के प्रयास कर रही है। तो बच्चों, जो पश्चिमी मरुस्थल वाला हिस्सा है उसको एक उपजाऊ भूमि के तौर पर हमारी सरकार इस्तेमाल करना चाहती है और इसके लिए वो कई प्रयास भी कर रही है। सतलुज नहर या इंदिरा गांधी नहर के पूरा होने से मरुस्थल की सूरत ही बदल गई है। यहाँ पे बच्चों एक नहर भी है, इंदिरा गांधी कैनाल जिसको कहते हैं। इंदिरा गांधी नहर पहले राजस्थान नहर के नाम से जानी जाती थी और इंदिरा गांधी नहर का पहले नाम था आपका राजस्थान नहर। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए क्या है। मरुस्थल में बहुत से ऐसे स्थान है जहां भूमिगत जल सतह पर आता है तथा तालाब बनता है। बच्चों, हमारे रेगिस्तान वाले हिस्से में क्या होता है, बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पे छोटे छोटे तालाब भी बन जाते हैं रेत के ऊपर ही। ठीक है, मरुस्थल में ऐसे उपजाऊ स्थान मरुदयान यानी ओएसिस कहलाते हैं। तो बच्चों, ऐसे उपजाऊ जमीनों को हम लोग मरुदयान यानी ओएसिस कहते हैं। ठीक है, अनेक लोग मरुदयान में रहते हैं तथा वहां फसलें उगाते हैं। तो बच्चों, पानी है यहाँ पे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे लोग भी रहेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे फसल भी होगी। ठीक है, मरुदयान के आसपास गांव बस गए हैं और बच्चों इन्हीं ओएसिस के आसपास गांव बसे हुए हैं हमारे मरुस्थल में। मरुस्थल में यात्री तथा कारवां मरुदयान में आराम करते हैं, जहां से वह अपने लिए तथा अपने जंतुओं के लिए जल प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है। मरुस्थल है बच्चों, तो यहाँ पे जनसंख्या भी बहुत कम होती है। पशुपालन करने वाले लोग अपनी भेड़ बकरियों के खेतों सहित चारागाह के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं। तो देखिए, मरुस्थल है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे पानी आपको एक जगह तो मिलेगा नहीं, तो पानी के तलाश में बच्चों जो ये पशुपालन करने वाले लोग हैं, ये अपने भेड़ बकरियों को लेके कभी इधर तो कभी उधर ये जाते रहते हैं। ठीक है, इन्हें जहाँ चारागाह मिल जाता है वे वहां ठहर जाते हैं। तो अपने भेड़ बकरियों के लिए इन लोगों को जहां पे भी उनके चरने के लिए जगह मिल जाती है, ये उसी जगह पे अपना डेरा डाल लेते हैं। ठीक है, घास के समाप्त होने पर पुनः दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं। इस प्रकार के लोगों को खानाबदोश कहा जाता है। तो देखिए बच्चों, जैसे घास समाप्त हो जाती है, ये उस जगह को छोड़कर दूसरे जगह चले जाते हैं, तो ऐसे लोगों को खानाबदोश कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इस अध्याय में सिर्फ इतना ही था। अब आइए देखिए इस अध्याय में हमने पढ़ा क्या क्या है। तो बच्चों, इस अध्याय में हमने पढ़ा है भारतीय मरुस्थल राजस्थान राज्य में हमारा स्थित है। इसके अलावा ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी तेज आंधियां चलती है जिन्हें हम लू कहते हैं। ऊंट कटीली
जंगली झाड़ियों के पत्ते खाकर भी जीवित रह सकता है। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा है बच्चों, देखिए हमने पढ़ा है इंदिरा गांधी नहर पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। इंदिरा गांधी कैनाल का पहले नाम था राजस्थान कैनाल। मरुस्थल में जहां भूमिगत पानी मिल जाए तो उसे मरुदयान कहते हैं, जिसके आसपास लोग खेती करते हैं, वहां रहते हैं। ठीक है, मरुस्थल की रेतीली मिट्टी को उपयुक्त पानी देकर उपजाऊ बनाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों यहाँ पे ये हमारा अध्याय समाप्त होता है। अब आप सब बच्चों को यह अध्याय बहुत अच्छे से पढ़ना, इसका अभ्यास कार्य आपको पूरा करना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी अब आपसे आपकी अगली कक्षा में। तब आप सभी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय। तो देखा बच्चों आपने किस तरीके से हमारी एक्सपर्ट ने आपको रेगिस्तान के बारे में बताया। उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर किस तरह का क्लाइमेट होगा, किस तरह की वाइल्ड लाइफ होगी, कैसी हमें वेजिटेशन देखने के लिए मिलेगी, और उसके साथ साथ हमने ये भी समझा कि जो हमारा ऊंट है उसे हम रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, क्योंकि बच्चों वही एक हमारा यातायात का साधन है जो कि हमें रेगिस्तान में उपलब्ध है। वैसे तो और भी हैं, बट वन ऑफ द इजिएस्ट और वन ऑफ द ओल्डेस्ट हमारा ऊंट है। सो आई होप सो आपको रेगिस्तान के बारे में पढ़कर बहुत अच्छा लगा होगा बच्चों। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।